बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस कुछ वीडियोस में, और मेंडल्स के लॉ के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें कुछ हमें एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिले। उनमें से जो मेन 3 हैं वो क्या है, इन 3 के अलावा और भी हैं, एपिस्टेसिस है, लीथल जीन है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो ये टॉपिक आगे की है। लेकिन जो हम मेन पढ़ते हुए आ रही है, 10th क्लास में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं हम, तो वो क्या है हमारा इनकम्प्लीट dominance. Second one is multiple allele and third one is codominance. तो ये कुछ मेंडल के प्रिंसिपल के एक्सेप्शनल केसेस हैं। मल्टीपल एलील के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अच्छे से नोट्स के साथ मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आपको मल्टीपल एलील के बारे में जानना है तो इस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद नोट्स। आज की वीडियो में हम कोडोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आपको कोडोमिनेंस के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बेसिकली कोडोमिनेंस है क्या? जैसे कि मेंडल ने बताया था, कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी कि जीन रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को शो कराने के लिए। अब वो जो जीन होती है उस जीन के 2 कंट्रास्टिंग एलील होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। मेंडल ने भी इसी का एग्जांपल लिया था। तो ट्रेट क्या लिया था? हाइट ऑफ द पी प्लांट। अब हाइट भी 2 तरह की, ड्वार्फ एंड सेकेंड वन इज टॉल, यानी कि एक प्लांट ड्वार्फ लिया था छोटा और एक प्लांट बड़ा था। तो क्या बोला था कि जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो स्पेसिफिक किसी फैक्टर के द्वारा, फैक्टर इन द सेंस जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब वो जो जीन होती है ये जीन पेयर में प्रेजेंट होती है। पेयर यानी कि स्मॉल टी जो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी जो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी जीन की 2 एलील होती हैं, ये मेंडल ने बताया था। अब कि किसी भी जीन की 2 एलील होती हैं, ये बात तो डिस्प्रूव हो चुकी थी, मल्टीपल एलील में हमने पढ़ी थी। अब उसके बाद तो मेंडल ने एक और चीज बताया था, ये जो हमारी एलील होती हैं इनमें से एक होती है डोमिनेंट और दूसरी एक होती है डोमिनेंट और दूसरी होती है हमारी रिसेसिव। तो ये मेंडल ने बताया था। डोमिनेंट और रिसेसिव का जो लॉ था उसमें क्या था कि जो एलील अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी, वो अपने आप उस एलील को हम डोमिनेंट एलील कहते हैं, और जो नहीं रिप्रेजेंट कर सके हेटेरोजाइगस कंडीशन में उस एलील को हम रिसेसिव एलील कहते हैं। तो ये सब मेंडल ने बताया था। लेकिन हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिले, या हम बोले कुछ ऐसी स्टडीज हुई मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो इस बात को भी डिस्प्रूव करती है। उसमें से एक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस से हमें क्या समझ में आता है? जैसे कि को से पता चल रहा है, को इन द सेंस बोथ, और डोमिनेंस यानी कि जो हमारी दोनों एलील होंगी ये दोनों ही अपने आप को डोमिनेंट शो करेंगी। यानी कि अगर हमारे पास 2 एलील हैं, हम इसी को मान लेते हैं टॉलनेस की, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ऐसा नहीं है कि ये अब रिसेसिव है या ये डोमिनेंट है, नहीं। अगर ये दोनों एक साथ आ जाती हैं तो ये अपने आप को कोडोमिनेंस की तरह रिप्रेजेंट करेंगी। और ऐसे एग्जाम्पल हमें काफी सारे देखने को मिले, जिसमें कि एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ब्लड ग्रुप। ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें हम कोडोमिनेंट को भी पढ़ते हैं और मल्टीपल एलील को भी पढ़ते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को हम इसमें पढ़ते हैं। बेसिकली क्या कहता है कोडोमिनेंस, कि जो दोनों एलील होती हैं उनमें कोई भी रिसेसिव नहीं होता है, दोनों ही अपने आप को शो कराती हैं एज ए फिनोटिपिकली। हम कोडोमिनेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एलील बोथ ऑब्जर्व फिनोटिपिकली टू द सेम डिग्री इज नोन एज कोडोमिनेंस। यानी कि किसी भी ट्रेट की दोनों एलील जब अपने आप को सेम डिग्री में ही फिनोटिपिकली रिप्रेजेंट करें, दोनों ही बोले मैं किसी से कम नहीं, मैं भी अपने आप को शो करूंगा और मैं भी अपने आप को शो करूंगा, तो उस फेज को या उस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस बोलते हैं।
इसका हम एग्जाम्पल के साथ भी और समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के बाद क्या बोलते हैं कि फिनोटिपिक इफेक्ट जो होता है ईच एलील का, दोनों एलील का ऑब्जर्व होता है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप जो हम देखते हैं, एक तो होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इसको भी डिटेल में भी जानेंगे। तो यहाँ पर हम कोडोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो कोडोमिनेंट ब्लड ग्रुप जो होता है ये ए बी ब्लड ग्रुप होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है वो आई होता है, ठीक है, तो आई ए और आई बी दोनों ही एलील एक साथ आ जाते हैं, तो इसमें हमें ये नहीं कि ए डोमिनेंट है या बी डोमिनेंट है, नहीं, दोनों ही डोमिनेंट है, और इसी कंडीशन को कोडोमिनेंट कहा गया है। और इसी की वजह से जब दोनों एलील आ गए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप ए है या इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये होता है कोडोमिनेंस। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके तो अब हम एक क्रॉसिंग ओवर से और समझ लेते हैं कोडोमिनेंस को। मान लीजिए एक मेल है और फीमेल है, यानी कि फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप के जीन्स हमें ये दिए हुए हैं, एलील दी हुई है। उसके बाद जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस इन द सेंस कि गैमेट्स अलग अलग होंगे तो ये एलील भी अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, सिंपल, ये तो आपको आता ही होगा, बहुत बेसिक है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो हमें F1 जनरेशन मिलती है, जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आती हैं, उसमें हमें कुछ इस तरीके से एलील मिलती है, किसकी, ब्लड ग्रुप की। तो क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट में ए और बी जब आते हैं तो दोनों ही डोमिनेंट है एक दूसरे के लिए, तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाता है। अब अगर ए के साथ आई आ जाता है, मैंने बताया कि आई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओ ब्लड ग्रुप को, और रिसेसिव होता है ए बी के लिए, तो ये रिसेसिव है तो ए हमें ब्लड ग्रुप मिलेगा। अब उसके बाद बी और बी जब आ जाते हैं तो बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि दोनों ही एलील हमारी बी है। उसके बाद जब बी आई के साथ आ जाता है तो बी ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें फिनोटिपिकली क्या ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। अब कोडोमिनेंस जो शो करता है, एक और ब्लड ग्रुप होता है हमारे ह्यूमन में, MN ब्लड ग्रुप, अगर आपने सुना हो तो MN ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज ऑल्सो शो कोडोमिनेंस। कैसे, जो में MN लोकस जो होता है वहां पर दो एलील फॉर्म होती हैं, फर्स्ट वन इज LM एलील और सेकंड वन इज LN एलील। जैसे कि हम AB ब्लड ग्रुप में आई को रिप्रेजेंट कराते हैं एज ए जीन रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे ही यहाँ पर L क्या है, MN ब्लड ग्रुप का जीन है। अब इसमें क्या है, जीनोटाइप हमें दे रखा है, अगर LM प्रेजेंट होते हैं, LN होते हैं, M और N दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, तो MN ब्लड ग्रुप में क्या होता है, M और N दोनों ही एक दूसरे पे डोमिनेंट होते हैं, इस वजह से ये कोडोमिनेंस शो करते हैं। तो अगर M दोनों प्रेजेंट होंगे तो बेसिक सी बात है, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा आरबीसी पर, M ही प्रेजेंट होगा, और उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, M होगा। अगर दोनों ही N है, एंटीजन N प्रेजेंट होगा आरबीसीज पर, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, N होगा। लेकिन अगर दोनों MN यानी कि हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसमें एंटीजन भी MN दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ब्लड ग्रुप जो होगा वो MN होगा। अब यहाँ पर एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं यानी कि ब्लड डोनेट करते हैं, तो हम सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप ही क्यों मैच करते हैं, हम ये ब्लड ग्रुप क्यों मैच नहीं करते, या इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो MN ब्लड ग्रुप होता है ये कोई भी एंटीबॉडीज को बनाता नहीं है, इसीलिए ये एक मेन रीजन है कि अगर हम इम्यूनोलॉजी में देखें तो इसका कोई इतना हैवी या टॉक्सिक साइड इफेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी दो बंदे हैं, इसका भी ब्लड ग्रुप A है और इसका भी ब्लड ग्रुप A है, लेकिन दोनों का जो MN ब्लड ग्रुप है वो चेंज है। मान लीजिए इसका M है और इसका N है, या फिर इसका MN है और इसका N है,
तो क्या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है? तो ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि एमएन ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता है। इसी वजह से कोई भी किसी भी अगर हम ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए हम इसको इतना मेन टॉपिक कंसीडर नहीं करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बस ये एक फॉरेंसिक साइंस में या फॉरेंसिक कोई भी रिसर्च होती है वहां पर थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। खत्म होती है हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। द बायो साइंस अरीना के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। उसकी लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।